नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। 2 दिनों में 2 बड़ी आतंकी साजिशें नाकाम। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस की अलग अलग जगहों पर छापेमारी। करीब 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद। फरीदाबाद से एक आतंकी को किया गया गिरफ्तार। साल 2047 तक बनेगी अमृत पीढ़ी। हर बड़े शहर में खुलेगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कोऑप कुंभ 2025 के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने युवाओं और निम्न वर्ग को सशक्त करने का किया आह्वान। कहा, आम आदमी के सपनों को पंख देंगे बैंक। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में आतंकियों को वीवीआईपी सुविधा दिए जाने पर चौतरफा हंगामा। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। शहजाद पूनावाला ने कहा, जहां एक तरफ एनडीए सरकार आतंकियों का कर रही है सफाया, तो वहीं कांग्रेस जिहादियों को दे रही है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। चुनाव आयोग ने की बिहार में दूसरे चरण के मतदान की तैयारी। मतदान स्थलों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी तैनात। 20 जिलों की 122 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम का गायन होगा अनिवार्य। सीएम ने कहा, यह कदम नागरिकों में मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और गौरव की भावना को करेगा प्रेरित। हेडलाइन से बाद खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले बिहार के विधानसभा चुनाव की, जहां के दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पहले चरण के मतदान के बाद पुरुष और महिला मतदान के आंकड़े प्रकाशित न करने पर आयोग से स्पष्टीकरण मांगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया में एक टूल बन गया है। पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। भाजपा जितना पाप करेगा सब पे पर्दा इलेक्शन कमीशन डालेगा। इलेक्शन कमीशन टूल बन गया लग रहा है। तो तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग पर उठाए गए इन सवालों को पर भाजपा ने पलटवार किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मेरा काउंटर आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव, जब इनकी मन की बात नहीं होती है तब ये लोग चुनाव आयोग, कोर्ट, संसद और सीवीसी ये सब पर हल्की बातें करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुनाव हारने के बहाने से पहले से ही ये लोग ढूंढने लगे हैं और तेजस्वी यादव भी ये बहाने ढूंढ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक, प्रभावी और ऐतिहासिक विजय की ओर एनडीए के साथ बढ़ रही है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए। आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और हिमाचल में कैसे जीते, राहुल गांधी कैसे जीते यूपी में, ये सारे चुनाव तो कराता है चुनाव आयोग ही ना। तो इस तरह की बात कहना, कहते हैं संविधान खतरे में है। मेरा काउंटर आरोप है कि चाहे राहुल गांधी हो या उनके सहयोगी पार्टी हो, ये जब इनके मन की बात नहीं होती है तो क्या चुनाव आयोग, क्या कोर्ट, क्या पार्लियामेंट, क्या सीएजी और क्या सीवीसी, ये सब के बारे में हल्की बातें करते हैं। और तेजस्वी यादव ने ईसीआई पर सवाल उठाए थे, तो तेजस्वी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने यह पलटवार किया था। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। 20 जिलों की 122 सीटों पर कल मतदान होना है। इसके बाद सभी की निगाहें 14 नवंबर को आने वाले नतीजों पर टिक जाएंगी। यहां एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से प्रमुख नेताओं का भविष्य दांव पर है। दूसरे चरण में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास जिलों में वोटिंग होने वाली है।
चुनाव आयोग की टीम ने इन क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी मॉनिटरिंग सिस्टम, पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, प्रवेश और निकास की व्यवस्था का विस्तृत जायजा लिया गया। इसके साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए चिन्हित मतगणना हॉल और कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण हुआ। इस दौरान अधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और दूसरे चरण के मद्देनजर सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की कुल 1650 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा राज्य पुलिस बल की अतिरिक्त टुकड़ियां भी प्रत्येक जिले में भेजी गई हैं ताकि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। इस चरण में 45,399 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 40,073 ग्रामीण और 5,326 शहरी बूथ हैं। दूसरे चरण में कई अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बॉर्डर भी सील कर दिया गया है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से भय मुक्त मतदान संभव हो सके। दूसरे चरण में कल 11 नवंबर को सुबह 7 बजे से मतदान होगा। अगली खबर, देश भर में चलाए गए विशेष अभियान 5.0 ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चले इस विशेष अभियान में केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कबाड़ बेचकर 800 करोड़ रुपए से भी अधिक का राजस्व प्राप्त किया है। देश भर में चल रहे विशेष अभियान 5.0 ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कबाड़ बेचकर लगभग 800 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस अभियान के दौरान 232 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस को भी खाली कराया गया है। सरकार के इस मेगा क्लीन अप ड्राइव में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के नेतृत्व में चलाए गए इस मेगा क्लीन अप ड्राइव में 84 मंत्रालयों और विभागों ने भाग लिया। 17 लाख फिजिकल रिकॉर्ड्स को वीड आउट किए गए और कई लाखों में ई फाइल्स को भी क्लोज किया गया है। और जो बाकी पैरामीटर्स हैं, इनमें पब्लिक ग्रीवेंसेस के तहत भी 7,64,54,000 7.54 लाख पब्लिक ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल इस अभियान के माध्यम से हुआ है। इस अभियान के तहत लगभग 11.65 लाख कार्यस्थलों को शामिल किया गया, जिससे न केवल कार्य क्षमता बढ़ी बल्कि दफ्तरों में साफ सुथरा माहौल भी सुनिश्चित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि 2021 में अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कबाड़ की बिक्री से सरकार को कुल 4100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। यानी सफाई के साथ साथ राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि सैचुरेशन अप्रोच के ऊपर इस अभियान को चलाया जाए, तो अंतिम छोर तक हम पहुंचने की प्रयास किए हैं। पुलिस स्टेशंस का भी लास्ट माइल तक हमने पहुंचने की प्रयास किया। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जितने थे उनमें भी लास्ट माइल तक पहुंचने की प्रयास किए थे। तो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को लेते हुए इस अभियान को चलाया गया है और सभी मंत्रालयों ने इसमें काफ़ी मेहनत के साथ और काफ़ी कमिटमेंट के साथ इस अभियान को संचालित किया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत चलाया गया यह प्रयास स्वच्छ प्रशासन की दिशा में एक ठोस कदम है। स्वच्छता से सुशासन की इस पहल ने सरकारी कार्यालयों की तस्वीर ही बदल दी है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। बात आतंकियों के मंसूबे के भंडाफोड़ की। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। यह नेटवर्क प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और करीब 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और हथियारों का जखीरा और कई आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि यह गिरोह विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में था और एनक्रिप्टेड चैनलों के जरिए फंडिंग, भर्ती और लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम किया जा रहा था। आतंकियों ने सोशल मीडिया और एजुकेशनल नेटवर्क्स के जरिए फंड जुटाने की व्यवस्था बनाई थी ताकि शक ना हो। इस आतंकी मॉड्यूल का खुलासा तब हुआ जब 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नौगाम के विभिन्न इलाकों में जैश-ए-मोहम्मद के धमकी भरे पोस्टर लगाए गए थे। जांच के दौरान पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गांदरबल और शोपियां के साथ साथ हरियाणा के फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी छापेमारी की। फिलहाल पुलिस फंडिंग की जांच में जुटी हुई है और सभी संपर्कों को ट्रेस किया जा रहा है। उधर पूर्वोत्तर राज्य असम में गुवाहाटी के बेलटोला क्षेत्र में पुलिस ने एक हेरोइन हाउस पार्टी पर छापा मारा और 4 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की।
इसके बाद पुलिस ने चांगकुरी इलाके में एक और पार्टी में छापा मारा और 6 करोड़ रुपए मूल्य की याबा टैबलेट्स बरामद की। इस खबर की पुष्टि खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से की है। अगली खबर, भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले सभी टैंक आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड यानी AVNL बनाती है और अब कंपनी ने इंडियन नेवी के लिए हथियार बनाकर नए सेक्टर में कदम रख दिया है। डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट AVNL डिफेंस इंपोर्ट के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा बचाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दे रही है। तो DD न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने ज्यादा जानकारी के लिए कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर से ये खास बातचीत की है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में DPSUs का बहुत बड़ा योगदान है और मैं इस वक्त हूँ आर्मर्ड व्हीकल्स निगम के चीफ जनरल मैनेजर के साथ। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। संजीव कुमार भोला जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, ये बताइए कि जब हम बात करते हैं आत्मनिर्भर बनने की, तो उसमें DPSUs का कितना बड़ा रोल हो जाता है और कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है? सो DPSU जो है शुरू से ही इंडिजिनाइजेशन की मसाल रहे हैं और जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ये DPSUs बने और अब पिछले कुछ साल में जब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कॉर्पोरेटाइज हुआ तो नए 60 DPSUs बने जिन्हें न्यू DPSUs कहते हैं। सीधे चलते हैं अंगोला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लुआंडा में अंगोला की संसद को संबोधित करने वाली है। माननीय सभापति महोदया, संसद के आदरणीय सदस्यगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। इस भव्य सदन, संसद सदन और अंगोला के जनप्रतिनिधियों को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है, विशेषकर उस ऐतिहासिक अवसर पर जब आप especially on the historic occasion of संघर्षों से लेकर स्वतंत्रता, शांति स्थापना और लोकतंत्र तक अंगोला की यात्रा पूरी मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत है। मैं इस अवसर पर अंगोला गणराज्य के महामहिम राष्ट्रपति को भी धन्यवाद देती हूँ, जिनके स्नेहपूर्ण आमंत्रण पर मैं कल अंगोला पहुंची हूँ। मेरे साथ हमारे राज्य मंत्री श्री बी समन्ना तथा हमारे संसद के 2 माननीय सदस्य श्री पी बसवा और श्रीमती DK अरुणा भी इस यात्रा में सम्मिलित है। माननीय सभापति महोदया, वर्ष 2025 हमारे 2 देशों के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस वर्ष मई में अंगोला के महामहिम राष्ट्रपति ने भारत की सफल राजकीय यात्रा की थी। मेरा ये राजकीय यात्रा भारत के राष्ट्रपति के अंगोला की पहली यात्रा है। ये वर्ष भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ है। साथ ही अंगोला अपनी स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। ये दोनों ऐतिहासिक अवसर हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक गहराई और विस्तार देने की प्रेरणा देते हैं। माननीय सभापति महोदया, आदरणीय सदस्यगण, मैं आप सभी को स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से हार्दिक बधाई देती हूँ। ये अवसर हमें अंगोला के उन साहसी और संघर्षशील नागरिकों की याद दिलाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए निरंतर प्रयास किया, जैसे भारत ने भी अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किया था। पिछले कुछ वर्षों में अंगोला ने इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस को सुदृढ़ करने और कृषि, ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। अंगोला अफ्रीका के आर्थिक प्रगति की कहानी है, एक प्रमुख भागीदारी के रूप में उभर रहा है। हम अंगोला की इस यात्रा की सराहना करते हैं
जो इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। माननीय सभापति महोदया, भारत और अंगोला के बीच संबंध परस्पर विश्वास, सम्मान, साझा मूल्यों और आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर आधारित है। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एंटी कॉलोनियल प्रयास में निरंतर समर्थन दिया था। आज हमारे संबंध बहुआयामी है। हम विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करीबी भागीदार हैं और इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के फ्रेमवर्क के तहत भी मिलकर कार्य करते हैं। हम क्लीन एनर्जी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस तथा इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस जैसी पहलों में साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अंगोला के इन पहलों में सम्मिलित होने का हम स्वागत करते हैं। हमारे दोनों देशों में संसदीय लोकतंत्र हमारी सामाजिक संरचना का आधार है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अंगोला अफ्रीका के सबसे गतिशील लोकतंत्रों में से एक है। दोनों ही इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज़ मायने रखती है और शासन का उद्देश्य कुछ लोगों की ही नहीं बल्कि सबकी सेवा है। हम दोनों देशों की संसदों के बीच एक्सचेंजेस और संसदीय व्यवस्था के सुचारू संचालन से जुड़ी बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का स्वागत करते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि भारत की संसद के एक प्रतिनिधिमंडल ने नवंबर 2023 में लुआंडा में आयोजित इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन सम्मेलन में भाग लिया था। माननीय सभापति महोदया, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष के रूप में मैं अंगोला के इंटरनेशनल लीडरशिप रोल की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को इस समूह का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री ने अफ्रीका के साथ भारत की सहभागिता के 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। आज मैं उन सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूँ, जो परस्पर सम्मान, समानता और पारस्परिक लाभ पर आधारित है। माननीय सभापति महोदया, व्यापार और आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी भागीदारी हमारी आर्थिक संबंधों को निरंतर सशक्त बना रही है, किंतु इसके साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, कृषि और फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक नए क्षेत्रों में सहयोग के व्यापक अवसर मौजूद है। आगे बढ़ते हुए हम इन नई संभावनाओं का लाभ उठाते हुए अपने आर्थिक साझेदारी को और गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सभापति महोदया, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की महिला राष्ट्रपति होने के नाते मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता है कि अंगोला की संसद में महिलाओं का उल्लेखनीय प्रतिनिधित्व है। संसद के 39% से अधिक सदस्य महिलाएं हैं। ये जेंडर इक्वलिटी और इंक्लूसिव गवर्नेंस का प्रेरणादायक उदाहरण है। भारत में भी हाल ही में हमने एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है, जिसके अंतर्गत संसद के निचले सदन तथा राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। हमें विश्वास है कि ये कदम निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को और सशक्त करेगा तथा अधिक न्यायसंगत एवं प्रगतिशील शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।
मेरा मानना है कि लोकतंत्र तो सार्थक होता है जब उसका लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे। भारत के अनुभव ने सिखाया है कि जब निर्णय और संसाधन स्थानीय स्तर तक पहुंचते हैं तो विकास स्थायी होता है। हमारे गांव की पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं ने नागरिकों को अपनी नियति स्वयं गढ़ने की शक्ति दी है। ग्रासरूट्स डेमोक्रेसी ने करोड़ों लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया, शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच बढ़ाया और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित किया। अंगोला के स्थानीय शासन को सशक्त करने की पहल भी इसी विचार से मेल खाती है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान ने ये सिद्ध किया है कि टेक्नोलॉजी केवल सुविधा नहीं बल्कि समानता का साधन है। भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधार, यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स और ई गवर्नेंस में अपने अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए तत्पर है। माननीय सभापति महोदया और आदरणीय सदस्यगण, वर्तमान समय में विश्व अनेक संघर्ष और अनिश्चितताओं में गुजर रहा है, जिनका प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों के आर्थिक विकास पर पड़ रहा है। अफ्रीका में लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों के समाधान हेतु अंगोला के नेतृत्व और शांति प्रयास की भारत सराहना करता है। भारत यूएन पीस कीपिंग मिशंस में सबसे बड़ा ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग देश के और विश्व में विशेषकर अफ्रीका में शांति के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहा है। माननीय सभापति महोदया, भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर है। हमारी प्राचीन फिलोसफी की भावना वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत बने रहेगी। आइए हम शांति, समृद्धि और विकास के लिए सहभागी बने। आइए हम अपने साझेदारी की पूरी क्षमता को उजागर करें ताकि भारत और अंगोला के नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित हो सके। एक बार फिर मैं माननीय सभापति महोदया और इस सदन के सभी सदस्यगणों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। ये सीधा प्रसारण आप अंगोला की राजधानी लुआंडा से देख रहे थे, जहां अंगोला की संसद को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। उन्होंने खासतौर पर भारत और अंगोला के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसका जिक्र किया, आर्थिक भागीदारी कैसे हो सकती है उसका जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह अंगोला की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो बहुत उत्साहवर्धक है। उन्होंने भारत में जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसका भी खासतौर पर जिक्र किया। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें।
स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में शहरी सहकारी ऋण क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोऑप कुंभ 2025 का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश भर के सहकारी संगठनों, शहरी सहकारी बैंकों और विभिन्न सहकारिता संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जहां सहकारिता क्षेत्रों के भविष्य और विकास पर चर्चा की जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करना और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ICA ने वैश्विक रैंकिंग में अमूल को पहला और इफ्को को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के सहकारिता आंदोलन की सफलता को दर्शाता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने अमूल को विश्व का जो रैंकिंग तय होता है उसमें पहले स्थान पर समग्र विश्व में रखने का काम किया और दूसरा स्थान भी भारत की ही कोऑपरेटिव इफ्को को मिला है। ये दिखाता है कि आज भी कोऑपरेटिव का कंसेप्ट, कोऑपरेटिव का विचार, कोऑपरेटिव संस्कृति कालबाह्य नहीं हुई। और इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकार डिजी लोन लॉन्च किया गया है, जिससे सहकारी बैंकों की भूमिका मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना जरूरी है और इसमें IT और AI तकनीक का उपयोग बढ़ाकर कामकाज को और आधुनिक बनाया जाएगा। सहकार डिजी पे और सरकार डिजी लोन, ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है, जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी। इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के MBA तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और AI आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे। आगे की खबरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से भूटान के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। PM भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और PM कई अन्य समारोहों में हिस्सा भी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को भूटान की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री भूटान के महाराजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात करेंगे। PM भूटान के अपने समकक्ष शेरिंग तोब्गे से भी मिलेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के आपसी विश्वास, सद्भावना और एक दूसरे के प्रति सम्मान के रिश्ते को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। भूटान ने जब पहली बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसी देश के साथ स्थापित किए थे तो भारत पहला देश था 1968 में, और तब से कुल मिला के पिछले 50, 55, 57 वर्षों में रिश्ते समय के साथ साथ गहरे हुए हैं। इसके कई बिंदु हैं। दोनों देशों के बड़े नेताओं में बहुत फ्रीक्वेंट एक्सचेंजेस होते हैं। प्रधानमंत्री भारत और भूटान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना पुनात सांगछू सेकंड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगिये वांगचुक की 70वीं जयंती को समर्पित समारोहों में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री थिम्पू में ताशी छोड़जोंग में प्रार्थना करेंगे, जहां हाल ही में भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पिपराहवा पवित्र अवशेषों को रखा गया है। PM वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी के चौथी बार यहाँ थिम्पू में भूटान में जो आगमन हो रहा है, हम लोगों के खुशी का ठिकाना नहीं है। तो चौथी बार आना ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना कि भूटान में वो फिर से आ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं, इसका मतलब भूटान दिखाता है कि ये दोनों देश बहुत सच्चे और अच्छे मित्र हैं। साझा आध्यात्मिक विरासत और गर्मजोशी भरे संबंध भारत भूटान साझेदारी की पहचान है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा
द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और व्यापक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगी। भूटान की इन वादियों में भारत भूटान सहयोग एक नई दिशा ले रहा है। ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल से लेकर हाइड्रो पावर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा साझेदारी के न सिर्फ आयाम तय कर रही है बल्कि रफ्तार को भी एक नई दिशा दे रही है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, थिम्फू। अगली खबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर कॉलेज के छात्रों द्वारा वंदे मातरम गीत का गायन भी किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि देश की समृद्धि की ओर ले जाने और विकसित भारत बनाने में वंदे मातरम आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने युवाओं से वंदे मातरम को जन आंदोलन बनाने का भी आह्वान किया। वंदे मातरम 150 साल पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का राष्ट्र चेतना की माध्यम बना था। तब देश में स्वराज्य के लिए लड़ाई हो रही थी, संघर्ष हो रही थी। आज देश को समृद्धि की ओर ले जाना है, विकसित भारत बनानी है। आज भी वंदे मातरम की उतना ही प्रासंगिकता है। भारत सरकार को मैं बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने सरकार की ओर से 150 साल की ये उत्सव मनाने की निर्णय किया और पूर्णांग 6 स्टांजा की पूर्णांग वंदे मातरम की गान की एक जन आंदोलन का आह्वान किया है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एकता यात्रा और वंदे मातरम के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया जाएगा ताकि हर नागरिक के मन में भारत माता और देश के प्रति सम्मान की भावना पैदा हो। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसीलिए इसे हर जगह गाया और सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले तत्वों से सावधान रहने पर भी जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख करते हुए कहा कि यह धरती माता की उपासना का गीत है। वंदे मातरम हर भारतीय को प्रेरित करता रहा है। योगी ने कहा कि जब भी हमारी मातृभूमि के सम्मान पर आंच आए तो हमेशा उसके पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। ये गीत धरती माता की उपासना का गीत है और भारत का ऋषि तो हमेशा कहता रहा है, हम सबका आह्वान करता रहा है, हर एक भारतीय का आह्वान करता रहा है और वह आह्वान रहा है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का। हम सबके संस्कार है, धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं और पुत्र होने के नाते अगर मां के सम्मान में कहीं कोई आंच आती है, एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके खिलाफ खड़े हों। खबर मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के लिए लाडली बहना योजना की राशि 1,250 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगामी 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से ये राशि महिलाओं के खातों में अंतरित करेंगे। साथ ही बैठक में भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत देते हुए 300 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। सोयाबीन के लिए पहला मॉडल मूल्य 4,036 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है और अब दैनिक दरें वास्तविक समय पर जारी की जा रही हैं। तेरह तारीख के दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा देवास से करीब 1,32,000 किसानों को 300 करोड़ का भुगतान, भावांतर का जो करीब 1,300 रुपए के आसपास क्विंटल पर आएगा, यह भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। 1,60,000 किसानों ने करीब 2,70,000 टन का सोयाबीन विक्रय करा है। अब जो प्रतिदिन रेट आएगा, रोज का रेट जारी होता जाएगा, मंडी को मालूम रहेगा और यह इतनी पारदर्शी योजना और इतने सफल तरीके से पूरी खरीदी का मॉडल, खरीदी से लेकर के किसानों को जो लाभ मिल रहा है, पूरे लाभ के साथ में मुझे लगता है मध्य प्रदेश ने इसमें भावांतर योजना में
देश में एक अपनी बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करी है। खबर महाराष्ट्र से, जहां विपक्षी इंडी गठबंधन में बिखराव के संकेत एक बार फिर से सामने आए हैं। कांग्रेस ने मुंबई के स्थानीय निकाय चुनाव को अकेले लड़ने का ही ऐलान कर दिया। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नागपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान ने राज्य के स्थानीय नेताओं के सुझावों के अनुसार ये फैसला लिया है। साथ ही विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया गया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शरद पवार द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद इंडी गठबंधन में मतभेदों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, और खासतौर पर मुंबई और महाराष्ट्र के स्थानीय चुनावों को लेकर। मुंबई के बारे में, चुनाव के बारे में कारपोरेशन के हमारा निर्णय हो चुका है। हम लोग अकेले चलने के लिए हमारे स्थानिक लोगों का आग्रह है और उनका निर्णय भी। तो इस स्थिति में हाईकमांड से भी हमने बात की है और उनका भी कहना यही है कि लोकल लेवल पर वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप निर्णय लीजिए, और वो निर्णय हमारे स्थानिक लेवल पर, मुंबई के लेवल पर करीबन हो चुका है और हमें अकेला जाने का निर्णय उन लोगों ने लिया है। बात बिहार चुनाव की, जहां दूसरे चरण का मतदान कल होना है, और उससे पहले औरंगाबाद में स्वीप अभियान के तहत एक पिंक रैली का आयोजन किया गया। रैली में विशेष रूप से बिहार स्वीप आइकन और फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा शामिल हुई, जिन्होंने अपने प्रेरक संदेश के माध्यम से महिलाओं और युवाओं को लोकतंत्र के महापर्व में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। इस रैली में बड़ी संख्या में छात्राएं, जीविका दीदियां, आंगनवाड़ी सेविकाएं और महिला मतदाता शामिल हुई। रैली के माध्यम से हर मत लोकतंत्र की ताकत का संदेश दिया गया। अगली खबर, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श बैठक की। यह बैठक आगामी आम बजट 2026-27 को किसानों के लिए लाभकारी बनाने के मकसद से आयोजित की गई है। बैठक में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के अलावा कृषि विभाग और वित्त मंत्रालय के सचिवों ने भी हिस्सा लिया। और अब बात बेंगलुरु विवाद की। कर्नाटक के बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा हाई सिक्योरिटी वाली केंद्रीय जेल के वीडियो वाले मामले में भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सभी एजेंसी और देश की सरकार आतंकियों का भंडाफोड़ करने का काम कर रही है। जहां एक तरफ आतंकियों पर लगातार सरकार और एजेंसियों द्वारा हमला किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिहादियों के खिलाफ नरम रुख अपनाने का काम कर रही है। जेल में बंद आतंकियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक देश की सुरक्षा एजेंसी और देश की सरकार कितने गंभीर और सजग तरीके से बिल्कुल अलर्ट होकर आतंकवाद की कोई घटना होने से पहले आतंकियों के नापाक इरादों का भांडाफोड़ कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, जिसने हमेशा आतंक के प्रति और खास करके इस्लामिक जिहादी आतंक के प्रति एक बहुत ही नरम और सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है, कर्नाटका की सरकार के द्वारा वहां पर जेल में कैद इस्लामिस्ट जिहादी आतंकवादी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। साथ ही शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक में सीरियल रेपिस्ट और किलर उमेश रेड्डी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम बेटी बचाओ की बात करते हैं और कांग्रेस बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की बात करती है। उमेश रेड्डी एक कन्विक्टेड सीरियल रेपिस्ट है। सोचिए, हम बेटी बचाओ की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी उमेश रेड्डी जैसे बलात्कारियों को वीआईपी बनाओ की मानसिकता से चलती है। पुलिस ने बताया है कि यह व्यक्ति कम से कम 18 मर्डर और 20 रेप के लिए जिम्मेदार है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि दिस मैन इज अ डेविल इन मैन्स गार्ब। साथ ही भाजपा प्रवक्ता ने कहा
कि तरुण राजू का गोल्ड स्मगलिंग में योगदान था और कांग्रेस उसे भी वीवीआईपी सेवाएं दे रही है। तरुण राजू जो को अक्यूज है गोल्ड स्मगलिंग में रानिया राव जो अभी पकड़ी गई है एक्ट्रेस, उसके साथ तरुण राजू को भी मोबाइल फोन, वीवीआईपी सर्विसेज, पार्टी करने की परमिशन, क्योंकि तरुण राजू ने 100 किलो गोल्ड की स्मगलिंग की है। तरुण राजू ने 24 कैरेट जो सोना है, लगभग करोड़ों रुपए का सोना है जो उससे बरामद हुआ था रानिया राव से, उसमें स्मगलिंग करने में उसका पूरा योगदान था। ऐसे व्यक्ति को भी कांग्रेस पार्टी वीवीआईपी सर्विसेज दे रही है। और इस बीच बेंगलुरु के केम्पागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 में एक समूह द्वारा नमाज करने का एक वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस पर आपत्ति जताई और राज्य सरकार से जवाबदेही की मांग की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सुरक्षा कर्मियों के पास कुछ लोगों को नमाज अदा करते हुए देखा जा रहा है। तो भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री प्रियांक खरगे से पूछा कि क्या सार्वजनिक स्थल पर नमाज अदा करने वाले लोगों ने राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्व अनुमति प्राप्त की थी। बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल के अंदर यह अनुमति कैसे दी गई? क्या संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी गतिविधि सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर चिंता का विषय नहीं है? खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य मंत्रिमंडल ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह प्रथा पर रोक लगाना है। इस कानून के तहत एक से अधिक विवाह करने पर 7 साल तक कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही बहुविवाह की पीड़ित महिलाओं के लिए विशेष मुआवजे को भी मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि यह विधेयक 25 नवंबर को विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। इस विधेयक में 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कुछ छूट लागू हो सकती हैं। इसके साथ ही बहुविवाह के पीड़ितों को अपना जीवन जारी रखने में मदद करने के लिए एक समर्पित कोष भी स्थापित किया जाएगा। Cabinet has adopted a bill to prohibit polygamy in Assam. Polygamy will lead to 7 years of imprisonment, and there is a provision to compensate the victim women also in the bill itself. However, this will not apply to the scheduled tribe population of the state, and it will also not immediately apply in the 6 scheduled areas of the state of Assam. खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने दंगों से जुड़े एक मामले में कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच को लेकर दिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने यह आदेश मोहम्मद इलियास नाम के व्यक्ति की याचिका पर दिया था, जिसमें दिल्ली दंगों में कपिल मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की गई थी। इस आदेश को कपिल मिश्रा और दिल्ली पुलिस ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। तो कोर्ट ने कपिल मिश्रा के पक्ष में फैसला सुनाया और मामले में जुड़े एक और मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। खबर पंजाब से, जहां खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के तहत मिली हिरासत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई है। शीर्ष न्यायालय ने अमृतपाल सिंह की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा NSA के तहत की गई कार्रवाई को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अमृतपाल सिंह को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि वो अमृतपाल सिंह की याचिका पर 6 हफ्तों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाए। फिलहाल अमृतपाल सिंह असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। भारत की तीनों सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना ने 3 से 7 नवंबर 2025 के बीच राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में आयोजित एक बड़े त्रिसेवा अभ्यास में भाग लिया। इस दौरान लगभग 30,000 से भी अधिक सैनिक, 40 से अधिक विमान, 20-25 सतही और उपसतही युद्धपोत और उभयचर प्लेटफॉर्म तैनात किए गए।
अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना, मानक संचालन प्रक्रियाओं यानी कि एसओपीज का परीक्षण करना और स्वदेशी हथियार प्रणालियों के माध्यम से युद्ध तैयारी को परखना था। उधर इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने आज गुजरात के गांधीनगर में 23वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव NMSAR बोर्ड की बैठक आयोजित की। इस बैठक में समुद्री जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खोज बचाव यानी SAR अभियानों के समन्वय, अंतर एजेंसी सहयोग और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया गया। वर्ष 2023-24 के SAR पुरस्कारों में मर्चेंट वेसल श्रेणी में पनामा ध्वज वाला जहाज MVHE-YUAN वानशुन 89, मछली पकड़ने वाली नाव श्रेणी में केदारनाथ भोले, सरकारी SAR ICG के राजवीर तथा तटीय इकाई श्रेणी में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी को सम्मानित किया गया। ICG ने अब तक 4,203 SAR मिशन संचालित किए हैं, जिनमें 11,805 लोगों की जान बचाई गई है। भारत के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भूटान दौरे पर हैं, तो थिम्पू में स्थित भूटान और सकल राष्ट्रीय खुशी अध्ययन केंद्र GNH का उन्होंने दौरा किया। यहां डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और विभिन्न नागरिक समाज समूहों के सदस्यों के साथ काफी देर तक बैठक चली। GNH अध्ययन केंद्र में सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के प्रतिनिधियों से भी उन्होंने बातचीत की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भूटान के सामाजिक संगठनों के अनुभवों, चिंताओं, समावेशिता एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही पहलों को सुना और अपने अनुभव भी साझा किए। इस बातचीत में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने के लिए साझा दृष्टिकोण की झलक दिखाई दी। तो भूटान दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने थिम्पू स्थित गोएनशो सामखांग वृद्धाश्रम का भी दौरा किया। उन्होंने इस आवासीय आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों से मुलाकात की। भूटान के राजा द्वारा स्थापित यह आवासीय आश्रय उन बुजुर्गों के लिए एक सहारे के रूप में कार्य करता है जिन्हें अपने परिवार से सहायता नहीं मिलती। यहाँ न केवल आश्रय और देखभाल होती है, बल्कि चिकित्सा सहायता, प्रार्थना एवं मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का इस सुविधा केंद्र का दौरा भूटान की सामाजिक पहलों के प्रति भारत के समर्थन को दिखाता है और समावेशी कल्याण एवं मानव सम्मान के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। केंद्रीय मंत्री ने बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में आश्रम के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। अब बात मनाली की। पर्यटन नगरी मनाली एक बार फिर से सैलानियों से गुलजार होने लगी है। सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उनका कहना है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी होने के बाद से सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर के सीजन में पर्यटकों की आमद में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। फ्लड्स के बाद में एक बहुत अच्छा हम ऑक्यूपेंसी अब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं और होटल्स भी बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं। फ्रेश स्नोफॉल्स जो अभी लास्ट 2-3 वीक्स में 2 बार हो चुकी है ऑन हायर पीक्स इन सिस्सू, तो उससे भी एजेंट्स जो हैं, गेस्ट्स जो है अक्रॉस द कंट्री, वो भी मनाली की तरफ उनका रुझान हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। बाकी अगर हम लोकली होटल्स की बात करें तो बहुत अच्छे नंबर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। इस बार जो है स्नोफॉल हमारा बहुत जल्दी हुआ है, उसका हमें प्लस पॉइंट है और उसकी वजह से हमारा टूरिज्म भी धीरे धीरे हर वीकेंड में ग्रो हो रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जाएगा टूरिज्म के लिए। और खासकर न्यू ईयर तो मुझे लगता है कि मनाली का बहुत ही अच्छा जाएगा और 100% जो है सोल्ड आउट जाएगा। और इधर हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम के चलते शिमला समेत अन्य पर्यटन स्थलों में सैलानियों की आमद में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटक न केवल शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं, बल्कि यहाँ की ऐतिहासिक विरासत भी देख रहे हैं। तो वहीं सैलानियों को बेसब्री से शिमला में भी बर्फबारी का इंतजार है। शिमला अच्छा है, पहली बार आया हूँ यहाँ शिमले में। अब तक तो हम घूमे हैं, वहाँ गए थे एडवांस इंटर सिटी जो है बिल्डिंग, वहाँ पर गए थे पहले, अभी यहाँ है मॉल रोड। तो फिलहाल तक तो अच्छा एक्सपीरियंस है सब। रोड्स बहुत अच्छी बन गई हैं,
डबल लेन बन गई है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब कि ईजी हो गया है। पहले तो हम सोचते थे बहुत लंबा ट्रिप होगा, लेकिन अब ये है कि रोड इतनी अच्छी हो गई है, वन डे ट्रिप हो जाता है। प्लस यहाँ माल रोड में भी अगर हम एक बार राउंड ले लेते हैं तो इनफ है। एक तो अट्रैक्शन है अजीब सा, एक तो यहाँ पूल लगता है बहुत बढ़िया है घूमने को, पब्लिक बहुत अच्छी है, घूमते हैं हम, आ जाते हैं, बस सिंगल डे ट्रिप मारते हैं, सुबह आते हैं रात को वापस। शिमला में मैम अच्छा है, वेदर काफी अच्छा है यार, अब स्नो की चादर सभी जगह लग जाती है तो उसका नज़ारा अलग ही होता है। खेल के मैदान से खबर, जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज मंगलवार से होगा। भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय और लक्ष्य सेन इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अपना लय हासिल करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य सेन का सामना पहले दौर में जापान के कोकी वतनबे के साथ होगा, तो विश्व चैंपियनशिप 2023 के कांस्य पदक विजेता प्रणय मलेशिया के जुन हाओ लियोंग के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेंगे। अमेरिकी ओपन विजेता आयुष शेट्टी पहले दौर में थाईलैंड के शीर्ष वरीयता प्राप्त कोनलावुत वेटेरसान से भिड़ेंगे। मकाऊ ओपन सुपर 300 के सेमीफाइनलिस्ट थारुण मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के जियोन ह्योक जिन से होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।